दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव मंडल खंड के अंतर्गत वन जीवोम एवं जैव विविधता तथा पर्यावरण अवनयन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत जैव मंडल के अंतर्गत वन जीवोम और जैव विविधता तथा पर्यावरण अवनयन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है नॉर्मन मायर्स के द्वारा। दोस्तों नॉर्मन मायर्स के द्वारा सबसे पहले 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है जीवों के लिए। और आप जान लीजिए कि जैव विविधता संरक्षण जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जीवों के अंतर्गत समस्त पादप जगत, पशु, मानव, सूक्ष्म जीव, पक्षी आदि समाहित हैं। तो याद रखिएगा, जैव विविधता संरक्षण जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीवों का शिकार, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, बड़े बांध बनाना तथा औद्योगिकरण में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है? तो उत्तर है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, ये जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों जैव विविधता संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है सहायक उपाय हैं। वहीं वन्य जीवों के शिकार, बड़े बांधों के निर्माण और औद्योगिकरण से वनों का विनाश और वायु प्रदूषण होता है, जो कि जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रदेश में जैव विविधता संपन्न है? किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो सही उत्तर है उष्ण प्रदेश में। और उष्ण प्रदेशों के अंतर्गत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम और उष्णकटिबंधीय महासागरों की प्रवाल भित्तियां शामिल हैं। और इन क्षेत्रों में संपूर्ण पृथ्वी के अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? तो उत्तर है लगभग 60 से 98%। विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में निवसित अंतरक्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? तो ये समुदाय कहलाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थिति में निवसित अंतरक्रियात्मक समूह जैविक समुदाय कहलाता है। जीवोम क्या है? तो जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों और प्रजातियों का समुच्चय रूप में अध्ययन किया जाता है तो उसे जीवोम कहते हैं। और जैव मंडल, तो जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवोम में क्या शामिल होता है? तो प्राणी और वनस्पति। देखिए, बायोम या जीवोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र को कहा जाता है जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों में समानता हो और किसी बायोम में एक ही तरह का पारितंत्र होता है और इसके पौधे एक ही प्रकार की वनस्पतियों में पनपने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु और व्यवसाय, मिट्टी और जल प्रवाह तथा आर्थिक आधार पर एवं प्राकृतिक वनस्पति में से एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता क्या है? तो याद रखिएगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति जो है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा जैव क्षेत्र या बायोम जिसकी उत्पादकता ऋतु सबसे छोटी होती है? तो ये है टुंड्रा। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि और इस बायोम में वर्ष भर सूर्यातप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पति का विकास न्यूनतम होता है और यहाँ पर वृक्षों का सर्वथा अभाव होता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल पूर्णतया हिमाच्छादित रहता है। तापमान हिमांक के नीचे रहता है, तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और वनस्पति विकास का समय 50 दिन से भी कम होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, सुंदरवन प्रदेश तथा पश्चिमी घाट प्रदेश में से कौन एक भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है सुंदरवन क्षेत्र।
दोस्तों सुंदरवन प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल नहीं है। भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं। कौन कौन? एक तो हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट। उत्तरी पूर्वी प्रदेश इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और पश्चिमी हिमालय हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 3। कौन कौन? तो आप जान लीजिए, स्थलीय और जलीय भागों में जो है पादपों और प्राणियों की विकसित श्रृंखलाओं में अंतर होता है। फिर भी भूतल पर वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों और वर्तमान जलवायु प्रकारों में गहरा संबंध होता है। इसलिए वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों और जलवायु प्रकारों के निर्धारण का प्रयास किया गया है। चूँकि बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है और वनस्पति और जलवायु में गहरा संबंध होता है, इसलिए जलवायु के आधार पर विश्व को निम्न बायोम प्रकारों में विभक्त किया गया है और इनके द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बायोम प्रकारों का निर्धारण वनस्पति के आधार पर किया गया है। दोस्तों प्रमुख बायोमों में देखिए, प्रथम श्रेणी में टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधी बायोम और उष्ण कटिबंधी बायोम है। और द्वितीय श्रेणी के बायोम में आर्कटिक टुंड्रा बायोम, अल्पाइन टुंड्रा बायोम, इसके अलावा उत्तरी वन या टैगा वन बायोम, पतझड़ वन बायोम, घास क्षेत्र बायोम, समसागरी बायोम, गर्म शीतोष्ण बायोम, इसके अलावा वन बायोम, सवाना बायोम और मरुस्थली बायोम शामिल हैं। अगला प्रश्न है, डार्विन, ट्रिवार्था, ओडम और बर्नाडस्की में से जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसको है? तो उत्तर है बर्नाडस्की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बर्नाडस्की ने जीवमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यापक स्तर पर किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय दिया जाता है तो किसे? ये पादप विचरण को। याद रखिएगा दोस्तों, पादप विचरण को दोस्तों पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए, वन तो कोड़धारी वन बायोम है, सवाना उष्णकटिबंधी वन बायोम, मरुस्थली वन बायोम में जो है दोस्तों झाड़ियाँ और घासें हैं, और टुंड्रा जीवों में अल्पाइन वनस्पति आती है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, रूस में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। और ऐसे अगर जो देखा जाए, रसियन फेडरेशन में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष कितने ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सही उत्तर है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम में ही होता है? तो ये है थेरोफाइट्स प्रकार का। दोस्तों थेरोफाइट्स का जीवन एक मौसम तक सीमित होता है। इसका जीवन इतिहास बीज से बीज के बीच होता है, यानी बीज के अंकुरण से पौधा विकसित होता है और पुनः बीज आ जाने पर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधी कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टैगा प्रदेश में। स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वन में। किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? तो शंकुधारी और पतझड़ी दोनों प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पाए जाते हैं। मेघवन किस पर्वतीय ढाल में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मेघवन दोस्तों इंडीज पर्वतीय ढाल में पाए जाते हैं। इंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर इक्वेडोर में मेघवन मिल जाते हैं। मेघवन वर्षा वन के समान अधिक मात्रा में वर्षण प्राप्त करते हैं और इस वन में अधिकांश वर्षा वैसे बादलों से प्राप्त होती है जो सीधे वृक्षों में छन कर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधी सवाना, भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरी तथा मानसून पतझड़ मिश्रित में से कौन वनस्पति समूह वन जीवों में शामिल नहीं किया जाता है? तो उष्णकटिबंधी सवाना जो है ये वन जीवों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधी वन, उष्णकटिबंधी घास के क्षेत्र, शीतोष्ण वनों तथा शीतोष्ण घास के मैदानों में से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधी वनों में। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधी क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र और महासागर में से विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधी क्षेत्र दोस्तों विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है और विश्व में महासागरों में सर्वाधिक जैव विविधता कोरल रीफ में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णार्ध वर्षा वन में अत्यधिक प्रदूषित नदी और सवाना में से पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्ण आर्द्र वर्षा वनों में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। अगला है जीवोमों में किसमें सर्वाधिक स्पीसीज या प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन का प्रदेश है? तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन प्रदेश है। अगला प्रश्न है विश्व में सुंडालैंड, मध्य चिली, साइबेरिया और कैरोबियन द्वीप समूह में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है? तो उत्तर है साइबेरिया। दोस्तों साइबेरिया जो है ये हॉट स्पॉट स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है मैक्सिको, टर्की, मेडागास्कर तथा ब्राजील में से कौन सा एक देश विश्व का बृहद जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? तो टर्की या तुर्की ये दोस्तों ये जैव विविधता का विशाल क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है पादपी उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा बहिर्स्थानीय संरक्षण। पादपी उद्यान या पादप उद्यान बोटेनिकल गार्डन के लिए, प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए बहिर्स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। और बहिर्स्थानीय यानी प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण की विधि के अंतर्गत पौधों और जंतुओं को उनके मौलिक और प्राकृतिक आवासों से बाहर अन्य स्थानों पर रक्षा और उनका संरक्षण किया जाता है। इनमें बोटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, वृक्षोद्यान, जननिक संसाधन केंद्र, कल्चर कलेक्शन, हैचरीज आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रूस, ओक, फर और लार्च में से कौन सा वृक्ष शीतोष्ण कोरधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो ये है ओक। ओक समसागरीय बायोम में पाए जाने वाला वृक्ष है, न कि शीतोष्ण कोरधारी वनों में। बबूल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं कहाँ पर? तो सवाना में बबूल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं। अल्फा अल्फा क्या है? तो दोस्तों अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है, याद रखिएगा अल्फा अल्फा जो है एक प्रकार की घास है। अगला प्रश्न है ब्राजील के भूमध्य रेखी वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है ब्राजील के भूमध्य रेखी वनों को सिल्वा के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है, क्यों? तो आर्द्रता की कमी के कारण। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम में आर्द्र और शुष्क दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। भारत तथा उसके समीपी मानसूनी क्षेत्रों में वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, शुष्क आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल। तो आप जान लीजिए कि जब शुष्क महीने होते हैं आर्द्रता की कमी या जल की न्यूनता हो जाती है, तो वाष्पीकरण अत्यधिक होता है जिस कारण मिट्टियों का आवरण जल विहीन हो जाता है और जल की न्यूनता सर्वाधिक हो जाती है। वर्षा के इस मौसमी प्रवृत्ति के कारण ही अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती या पतझड़ी होती हैं और शरद काल में उसके अंत में पत्तियां गिर जाती हैं। अगला प्रश्न है वह प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है? तो पर्यावरणीय दशाएं हैं। अगला है मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है? तो ये बालू जैसा या हल्का पीला होता है, जिससे ये रंग उनके शरीर को धूप में अधिक गर्मी को अवशोषित करने से रोकता है। अगला प्रश्न है समुद्री गाय, सील मछली, समुद्री शेर और दरियाई घोड़ा समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा एक जीव शाकाहारी है? तो सही उत्तर है समुद्री गाय या डुगोंग एक स्तनधारी समुद्री जीव है जो पूरी तरह शाकाहारी होता है। अगला है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण पट्टी वनस्पति प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त है? तो ये इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण ये पट्टी वनस्पति प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है वनस्पति के अनुक्रमिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो विवस्त्रीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विवस्त्रीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण दोस्तों ये वनस्पति के अनुक्रमिक विकास का सही क्रम है। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। यहाँ पर वनों के प्रकार और मुख्य क्षेत्रों का मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन में, कोड़धारी वन उत्तरी कनाडा में, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? तो आप जान लीजिए, सत्य कथन ये है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, मौसम उष्ण और आर्द्र होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान, ब्लड बैंक, प्राणी विज्ञान उद्यान और एक्वेरियम में से कौन स्व स्थानीय संरक्षण का तरीका है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन का जो है तरीका है। दोस्तों, वन जीवों और जैव विविधता के बाद आइए पर्यावरण अवनयन या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चैम्बरलिन, होम्स, केनेली और सोलबर्ग में से जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो चैम्बरलिन ने दोस्तों जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत प्रस्तावित किया। सबसे पहले 1861 में टिंडाल के द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था और गिलबर्ट एन प्लास ने भी कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आर्गन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो जनसंख्या में भारी वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि जो हो रही है ये पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकरण बढ़ रहा है। इसके अलावा खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में कृषि हो रही है, भारी उद्योगों में वृद्धि हो रही है, पेट्रोलियम जनित उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई प्रकार की गैसें निःसृत हो रही हैं और ये पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर संबंधित है। कथन है कि आर्थिक विकास पर्यावरण को विकृत करता है। कारण है कि संरक्षण का अभिप्राय है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है क्या? तो विषुवत-रेखीय वन जीवों मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षलन की क्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपक्षलन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। अपक्षलन या लीचिंग जो दोस्तों आप जान लीजिए कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है उच्च वर्षा पाई जाती है, जिससे घुलनशील पोषक तत्वों के अपक्षलन या लीचिंग के कारण मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन। याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए दोस्तों लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है और इस गुणवत्तापूर्ण विधि का आरंभ 1971 में हुआ था। इसके अंतर्गत किसी परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि निर्वनीकरण भूमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण है। तो ये भी सही है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना, कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना और ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना में से कौन एक ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना, ये ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम किसका है? तो इन ऑप्शंस में से सबसे कम उत्सर्जन भारत का है। जीव, पादप तथा प्लास्टिक पदार्थ में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो दोस्तों, प्लास्टिक पदार्थ ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में से ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न है, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको धूम कोहरा या स्मॉग कहा जाता है। स्मोक और फाग का मिला के स्मॉग जो है धूम्र कोहरे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, किस कारण घटित हुई थी? तो जल में पारे के प्रदूषण के कारण मिनीमाटा घटना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांच गृह प्रभाव और वन आरोपण में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? तो वन अपरोपण ये विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है। सही सुमेलन करना है। देखिए, मीथेन ये धान के खेतों से, नगरीय जहरीला कोहरा सल्फर डाइऑक्साइड से, झील कातिल अम्ल वर्षा को कहते हैं, और साइक्लोन कलेक्टर ये प्रदूषित धूल कणों को हटाने का उपकरण है। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2014-15 में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना प्रारंभ करने में किसने सहायता दी थी? तो जापान ने। और ड्यूरी क्रस्ट, इवेपोराइट्स, वृक्ष वलय और प्रस्तर वलय में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो सही उत्तर है प्रस्तर वलय जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। अगला है दोस्तों, तापीय ऊर्जा परियोजना वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो ध्वनि प्रदूषण जो है तापीय ऊर्जा परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों में कौन एक सूर्य के क्रोड के फैलाव और संकुचन से संबंधित है? तो ये सौर किरणित ऊर्जा सिद्धांत। दोस्तों आप जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन का सौर किरणित ऊर्जा सिद्धांत सूर्य के क्रोड के फैलाव और संकुचन से संबंधित है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की बाह्य सतह से विकिरण सौर ऊर्जा की मात्रा में आवर्ती विभिन्नता सूर्य की क्रोड के फैलाव और संकुचन के कारण होती है। अगला है दोस्तों, ऑक्सीजन आइसोटोप, जीवाश्मित पराग, ड्यूटी क्रास्ट और वृक्ष वलय वृद्धि में कौन एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? तो ड्यूरी क्रस्ट जो है ये जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन का अजैविक संकेतक है। वायु प्रदूषण का पेचिश, स्नायु तंत्र, बहरापन और चिड़चिड़ापन में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो पेचिश दोस्तों जल प्रदूषण से होता है, न कि वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1986 में। टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल में से हरित गृह गैसों को सीमित करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है? तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये हरित गृह गैसों को सीमित करने का पहला सम्मेलन है। इसको 11 सितंबर 1997 को अंगीकृत किया गया था, जबकि ये 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल के 192 पार्टीज या पक्षकार हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से वृक्ष लगाना आवश्यक है। तो ये उपर्युक्त सभी दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से वृक्ष लगाना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने वन, बायोम और जैव विविधता तथा पर्यावरण अवनयन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।